नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका यूके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का यूके पीएससी का एफआरओ का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके किस तरह के होंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ हो जाएगा किस प्रकार आपके मुख्य परीक्षा के आपके पेपर होने वाले हैं। तो यह जो मुख्य परीक्षा पिछली बार हुई थी 2015 में हुई थी, और उसके बाद यानी कि 2022 में जुलाई में आपकी यह मुख्य परीक्षा होगी। और इसमें टोटल कितने पेपर होते हैं तो मैंने आपको कल की एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार कितने पेपर होते हैं। तो उसमें 5 पेपर होते हैं, जिसमें आपके 3 मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं और उसके बाद 2 आपके हैं उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर। तो 2 ऑप्शनल और 3 टोटल 700 नंबर का आपका पेपर होता है। और उसके बाद जो इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें फिर 85 मार्क्स आई थिंक इंटरव्यू उसमें होता है। तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो हम चलिए पेपर को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से पिछली बार का पेपर आया था और किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आंसर या मार्किंग स्कीम थी। तो पहला पेपर हम देखते हैं यहाँ पे सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। इसके हम थोड़ा सा नोट पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके अंत में इंगित हैं। एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यतः एक साथ दिया जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहाँ पे लिख दिया और जैसे एक सेक्शन है, ये सेक्शन ए में आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दिया और फिर सेक्शन बी का आपने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक सेक्शन करेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ ही उसके आएंगे। जो नहीं आता है उसे छोड़ दीजिए और जो आता है उसे आगे बढ़िए। लेकिन सच में आपने क्या करना है कि आपने लगभग हर क्वेश्चन का जवाब इसमें देना है, तभी जाके इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद है पत्र लेखन में अपना नाम, पता अथवा अनुक्रमांक न लिखें। यदि अनिवार्य हो तो छात्रों XYZ लिख सकते हैं। ठीक है। खंड ओ में हम आते हैं, जो सेक्शन बने हुए हैं इसमें कुछ, तो उसमें पहला सेक्शन है आपका खंड ओ। इस प्रकार का एक आपको पैसेज दिया जाएगा। न कोई वस्तु शून्य से बनती है, न कोई वस्तु शून्य में विलीन हो सकती है। इस प्रकार से आपको एक अमूर्त टाइप का एक पैसेज आएगा। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वह हैं आपके रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति कौन कौन सी है तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे इन्होंने रेखांकित पंक्ति बनाई है। तो इसमें अभी साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आई थिंक ये इन्होंने रेखांकित पंक्ति बनाई होगी, ये वाला जो एरिया है इस प्रकार से। तो इनका आपको क्या बताना है, उनकी व्याख्या करनी है, उनके बारे में डिटेल लिखना है। उक्त गद्यांश पर आधारित प्रत्यावर्तन के सिद्धांत तथा उससे जुड़े 5 तथ्यों पर वाक्य आपने लिखने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत नीचे क्षितिज स्पर्शी असीम सागर से वेष्टित और ऊपर नभचुंबी हिमालय के अंचल से छादित, जिसकी अपनी सीमाएं छूती हैं, एक खड़ी परासीमा को। और काफ़ी बड़ा सेंटेंस लग रहा है मुझे, मतलब कहीं पे बंद भी नहीं हुआ है, कहीं पे क्लोज भी नहीं हुआ है सेंटेंस। लास्ट में यहाँ के देखिए कितना बड़ा एक ही सेंटेंस बना दिया है। ठीक है, कहीं फुल स्टॉप लास्ट में आके कितने बाद लग रहा है, उसके बाद फिर इसमें भी थोड़ा बहुत फुल स्टॉप है, उसके बाद डायरेक्ट फिर एक और देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है। तो इसका आपको क्या करना है, इस अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए। इसके आपने एक टाइटल देना है और उसके बाद गद्यांश में व्यक्त विचारों का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। 1/3 शब्दों में इसको आपने लिखना है। और मार्क्स क्या क्या हैं, इसके 5 मार्क्स इसके हैं और 10 मार्क्स इसके हैं। पहले वाले की मार्किंग स्कीम क्या थी, तो उसकी मार्किंग स्कीम थी आपकी सेम। पहले जो व्याख्या करनी थी वो 10 मार्क्स में और उसके बाद फिर 5 मार्क्स में। उसके बाद है कार्यालय आदेश पत्र लेखन। आपने अगर हिंदी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। पत्र लेखन में आपको बताई जाएगी कार्यालय आदेश क्या होता है। तो कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, कार्यालय आदेश एवं अधिसूचना में क्या अंतर है, दोनों का उदाहरण देते हुए समझाइए। और 20 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। कौन सा, यह 10 का है ऊपर वाला और उसके बाद यह 10 का है। मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार देहरादून की ओर से एक परिपत्र का आलेख प्रस्तुत कीजिए, जिसमें प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को पर्यावरण रक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाने के आदेश हों। तो इस प्रकार से आपने वहाँ पे क्या लिखना है, पत्र वगैरह लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों में उपसर्ग तथा किन्हीं 2 शब्दों में प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे इसमें आपने कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यह आपके टोटल 7 अब इन्होंने यहाँ पे शब्द दिए हैं और 7 शब्दों में से आपने तीनों के क्या लिखने हैं,
तो उपसर्ग लिखने हैं और 2 के प्रत्यय आपने अलग करने हैं। उसके बाद है अन्य क्वेश्चन, निम्नलिखित किन्हीं 5 शब्दों के विलोम लिखिए। इनमें से 7 में से 5 का आपने विलोम लिखना है और काफ़ी मतलब हाई लेवल का ही पूछा है ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम भी है तो FRO के लिए है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है वन क्षेत्राधिकारी, तो उनके लिए फिर देख लीजिए। आपके अल्पायु का विलोम आपने लिखना है, फिर आज्ञा, अग्र, खंडन, धृष्ट, संक्षेपण और शाश्वत। इस प्रकार से आपने 5 का विलोम इसमें लिखना, और मार्क्स भी कितने हैं, 5 हैं, दोनों में 5-5 मार्क्स आपके हैं। फिर आपने निम्नलिखित वाक्यांश में से किन्हीं 5 के लिए एक एक शब्द लिखिए। इनमें से 5 जो वाक्य हैं इनके लिए एक एक शब्द आपने लिखना है। जो फल का आहार करता है, फलाहार टाइप से ऐसा कुछ आपने लिखना है। 5 नंबर का वो भी मिलेगा आपको। उसका निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों में गलत बर्तनी वाले शब्द तथा 2 अशुद्ध वाक्य शुद्ध कीजिए। जो गलत बर्तनी वाले शब्द हैं तथा 2 अशुद्ध वाक्य आपने क्या करना है, शुद्ध करना है। जैसे इसमें रखी, मक्खी वाला रखी कर दिया है। तो इस प्रकार अन्य भी हैं, टोटल 7 आपके पास वाक्य हैं और उनमें से आपको 3 और 2 करने हैं। निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ब्याह नहीं किया तो क्या बारात तो गए। देखिए मतलब कुछ हाई लेवल के ही यहाँ पे लोकोक्ति मुहावरे हैं। थोड़ा आपको हिंदी की प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी, और हिंदी में इसमें पेपर क्या है कि 35% अनिवार्य लाने पड़ेंगे आपको। 35% इसमें मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही हैं हिंदी में। निम्नलिखित मुहावरा में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग किए। इनका क्या करना है, इनका अर्थ लिखते हुए इनको वाक्य में भी इनका प्रयोग करना है, वाक्य लिखना है उसमें। फिर अंतिम 6वां क्वेश्चन है आपका, कार्यालयों में कंप्यूटर की उपयोगिता कितनी है। सरकारी कामकाज में हिंदी क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग की बढ़ती संभावनाओं पर एक निबंध लिखना है आपको। शब्द सीमा इसमें बताई नहीं गई है, तो आप अपने हिसाब से 400-500 शब्दों में यह लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका था हिंदी का पेपर। कितने मार्क्स का होता है टोटल, तो टोटल 100 मार्क्स का होता है और समय मिलता है आपको 3 घंटे। उसके बाद हम देख लेते हैं जीके के पेपर को। वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा 2015 का ही यह पेपर है। तो इसमें भी सेम 3 घंटे आपको मिलेगा और 100 अंक, पूर्णांक क्या है, 100 अंक हैं। और उसके साथ में ही एक वो सेम जो नोट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यतः एक साथ ही दिया जाए। भारत का स्वाधीनता आंदोलन देश के आर्थिक विकास का भी संघर्ष था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। भारत का क्या, स्वाधीनता आंदोलन देश के आर्थिक विकास का भी संघर्ष था। थोड़ा आपने इतिहास अगर पढ़ा है, भारतीय इतिहास, और उसमें थोड़ा सा इकोनॉमी आपने मिक्स की है, तो आपको फिर पता चल पाएगा कि किस तरह का यह आंदोलन था, यह आर्थिक विकास का किस तरह यह संघर्ष था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, डिजिटल गवर्नेंस में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये एक सरकारी योजना है, तो आपने अगर पढ़ी है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। और देखिए 5+5 मतलब 5 इसका और 5 इसके बाद के। योजना आयोग का समापन क्यों किया गया, नीति आयोग एवं योजना आयोग में क्या अंतर है और स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी सेम 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने योजना आयोग क्या था, होता था तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, और फिर 2015 1 जनवरी 2015 से क्या बन जाता है, नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के मोदी सरकार ने यह एक नई योजना यानी कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को खत्म करके फिर नीति आयोग बनाया था। तो वह क्या है, उसके अंतर क्या है, वो आपको लिखना है। इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, निम्न में भेद कीजिए मंदड़िया और तेजड़िया। मंदड़िया और तेजड़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या आखिर है, लेकिन काफ़ी जिन्होंने पढ़ा है तो ऑब्वियसली उनको समझ में आ जाएगा कि मंदड़िया और तेजड़िया क्या चीज़ होती है। यानी कि बियर और बुल। आपने सांड बना हुआ देखा होगा स्टॉक मार्केट में, तो वही बुल होता है। जब स्टॉक ऊपर आता है तो उसको बुल बोला जाता है, और जब बियर यानी कि बियर का मतलब क्या होता है, भालू, तो उसको क्या बोला जाता है, जब मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो 20% या उससे कम नीचे चली जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, मंदड़िया या फिर बियर। इस प्रकार से अन्य चीज़ें हैं, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, क्या अंतर होता है वह आपने इसमें लिखना है। मतलब देख लीजिए निम्नलिखित में भेद कीजिए, यानी कि इसमें ये क्या है और ये क्या है, इस प्रकार से आपने अंतर उनके बताने हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं और कॉलेजियम व्यवस्था की इसमें क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। कॉलेजियम सिस्टम, आपने जब आप कॉलेजियम सिस्टम कभी पढ़ें तो उसमें फोर जजेज केसेस हैं, 4 जजेज केसेस होते हैं, फर्स्ट जजेज केसेस, सेकंड जजेज केसेस, थर्ड, फिर फोर्थ। किस प्रकार से यहाँ पे कॉलेजियम पद्धति बनी और कॉलेजियम ही अब किसका चुनाव करता है, जो नियुक्ति करता है न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट के, तो वो कौन करता है, तो कॉलेजियम ही करता है। इसके संबंध में अगर आपने कहीं पर अगर आपको समझना है कॉलेजियम को, तो एक शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया शिक्षक हैं, मैंने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, वो हैं डॉक्टर मंजेश कुमार, पॉलिटी के गुरु माने जाते हैं। और पॉलिटी का आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे खाली डॉक्टर मंजेश कुमार और डॉक्टर मंजेश कुमार पॉलिटी करके आप सर्च करेंगे तो आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी। और पॉलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाई है और कॉलेजियम सिस्टम पे भी उनका एक बढ़िया लेक्चर है, तो आप जाके देख सकते हैं। वो समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का वर्णन कीजिए। सामाजिक क्षेत्र में समावेशी विकास के कौन से प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं, विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार आपने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह क्वेश्चन भी आएगा वहाँ पे। जो जीके सेक्शन है, मतलब आपने हिस्ट्री से भी रिलेटेड है आपका, एक तो करंट अफेयर्स से, मतलब जो आपका आया था कौन सा डिजिटल योजना वाला, डिजिटल भारत वाला, तो वो आपका उससे है। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबसे आपका निम्न में से निम्न की स्थिति और महत्ता का वर्णन कीजिए। तो 50 शब्द सीमा कितनी है, 50 है, और 2x5 यानी कि 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। लोहा घाट क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क, हरकी-दून, रानीखेत, टपकेश्वर, इस प्रकार के इसमें अन्य इस बार यह तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अन्य चीज़ें उत्तराखंड से संबंधित इसमें पूछी जाएंगी और 10 नंबर लाने का बहुत बढ़िया चांस यह है। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो भारत का विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-30 के बारे में आपने बताना है। अंतर संसदीय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ई-बस्ता और मुद्रा योजना क्या है, तो थोड़ा बहुत इन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जो योजनाएं हैं भारत सरकार की और साथ में जो स्टैचुअरी, जो सांविधिक बॉडी बोलेंगे तो हम उसका जो निकाय होता है, सांविधिक निकाय या संवैधानिक निकाय, उनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मतलब एक देखिए आप लॉ से पूछा है यानी कि पॉलिटी से, एक आपका स्पेस टेक यानी कि साइंस टेक से पूछा है, PSLV अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल पॉलिटी आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटी, अंतर्राष्ट्रीय संसद, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है, तो काफ़ी पहले बनी थी, 18 समथिंग में बनी थी। और उसका जो वो था कि देशों में क्या, दुनिया के देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के बात उसमें की गई थी। ई-बस्ता क्या योजना है, मुद्रा योजना क्या है, तो 2 थोड़ा सा योजनाओं पे आधारित हो जाते हैं। निम्न व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण है, शब्द सीमा 50, वही 2x5 यानी कि 2 नंबर का हर कोई क्वेश्चन है। पंकज अडवाणी क्या है, तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड के एक प्लेयर हैं। गुलदेन तुर्कतान का भी नाम इसमें, गुलदेन तुर्कतान एक क्या है, तो एक वो है मिनिस्टर हैं किसी देश के। उसके बाद अरविंद पनगड़िया, फिर सुंदर पिचाई, पहलाज निहलानी, इस प्रकार से हर क्षेत्र से लगभग उन्होंने एक व्यक्ति को उठाया है और उसके बारे में पूछा है। तो इस बार भी इस प्रकार से कुछ पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन ढांचे का वर्णन कीजिए। जो आपका क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। तो आपको थोड़ा पंचायती राज व्यवस्था भी थोड़ा सा पढ़नी जरूरी है, क्योंकि पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें बन रहे हैं, तो पॉलिटी को थोड़ा ध्यान से आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन क्या है, आपको पता है होगा, प्रधान, फिर क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत, 3 स्तर का जो त्रिस्तरीय ढांचा है चुनाव का, यहाँ पे जो त्रिस्तरीय ढांचा है स्थानीय स्वशासन का, तो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका जीके का क्वेश्चन, सेम 10 क्वेश्चन आए हैं, 100 नंबर का आपका पेपर है और समय सीमा है 3 घंटे। उसके बाद है अगला पेपर जनरल इंग्लिश, 3 क्वेश्चन जो मैंडेटरी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा 2015, जनरल इंग्लिश सेम है, क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट इट्स एंड, द पार्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड टुगेदर। और फिर वही लेटर में आपने XYZ लिखना है, नाम वगैरह नहीं लिखना है। राइट एन ऐसे इन अबाउट 400 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, क्या क्या है इनमें, 4 टॉपिक दिए गए हैं। नीड फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर ओल्ड एज होम इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन सिटीज़ और मिसयूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट लॉज,
तो ये 4 में से आपको एक पे आपको निबंध लिखना है। और कितने शब्दों में लिखना है, तो 400 शब्दों में लिखना, और 20 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। राइट ए लेटर टू द वाइस चांसलर ऑफ योर यूनिवर्सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द हॉस्टल फैसिलिटीज इन द कैंपस। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक पत्र लिखना है। सेम जैसे हिंदी में था आपका कार्यालय आदेश और अन्य पत्र थे, तो उसी प्रकार इसमें भी एक पत्र लिखना है। राइट ए लेटर टू एसपी ट्रैफिक ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक स्ट्रिजेंट एक्शन अगेंस्ट द ड्राइवर्स वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स एंड इम्प्रूव द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक से रिलेटेड एसपी को आपने पत्र लिखना है। उसके बाद राइट ए नोटिस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रेजेंट इन द ऑफिस एट 8:30 AM ऑन 15 अगस्त टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, यह भी मतलब दो आपके, एक आपको नोटिस लिखना है इसमें और एक आपको लेटर वाला है, तो थोड़ा सा इंग्लिश लेटर भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। उसके बाद है मेक ए प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज ऑल्सो सप्लाई ए सुटेबल टाइटल। आपको क्या करना है कि इसका जो संक्षेप में इसको लिखना और उसके बाद फिर उसको एक टाइटल भी देना है। मेक ए प्रिसाइज ऑफ फॉलोइंग पैसेज ऑल्सो सप्लाई ए सुटेबल, सेम क्वेश्चन है 2 और +8। उसके बाद है राइट 1 सिनोनिम्स टू ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब टोटल 5 दिए हैं और उनके सिनोनिम्स आपको लिखने हैं, यानी कि पर्यायवाची उनको लिखने हैं। उसके बाद राइट 1 एंटोनिम टू ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड, इनके आपको बिलोंग सब लिखने हैं। सिमिलर का क्या होगा, प्रोफाउंड का क्या होगा, एम्पल, रैशनल, फ्लूइड, इनका क्या होगा, तो इस प्रकार आपको लिखने हैं। सब्सटीट्यूट 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो ये वाक्य हैं, सेंटेंस है, इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। 1 हु स्पेंड लैविशली, तो उसको क्या कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनका जो मतलब लोकोक्ति मुहावरे जो होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। द फार्मर लिव अपॉन हैंड टू माउथ दीज डेज। इस प्रकार से आपने टोटल 5 हैं और 5 नहीं नंबर के हैं, तो उनका क्या करना है, आपको उनका मतलब लिखना है कि इसका मतलब क्या है। यू हैव टू ग्रीस द पाम ऑफन इफ यू विश टू गेट योर वर्क डन इन दिस ऑफिस। इसका मतलब हिंदी में होता है कि आपको अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। ग्रीस द पाम ऑफन इफ यू विश टू गेट योर वर्क डन इन दिस ऑफिस। तो इस प्रकार से आपने थोड़ा सा इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपका ये इजीली क्वेश्चन हल हो सकता है। द स्ट्राइकर्स रन अमक एंड सेट बस ऑन फायर। इस प्रकार टोटल और सबके लिखने हैं आपको और एक मार्क्स आपको मिलेगा। राइट द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने 10 नंबर का यह क्वेश्चन है और टोटल 10 ही आपको क्या मिला है, तो आपको 10 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, यानी कि 10 वर्ड आपको दिए गए हैं, उनका आपको लिखना है। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। चेंज इनटू पैसिव और एक्टिव वॉइस में आपको इसमें चेंज करना है। इसमें पैसिव वॉइस में है, मुझे लगा एक्टिव में भी होगा, लेकिन नहीं है। यूज ऑफ नाउन इन फॉर्म ऑफ डिस्ग्रेस्ड, आपको नाउन का प्रयोग करना है, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर की पकड़ बनानी पड़ेगी। 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 10 ही आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसमें भी 5 दिए गए और 5 नंबर का क्वेश्चन। ही सेड टू मी हाउ फिट यू लुक। उल्टा पुल्टा कर दिया उन्होंने, तो आपको क्या करना है कि इसको फिर पंक्चुएट करना है, रिराइट लिखना है कि कैसे हो सही होगा। इस प्रकार इसमें भी कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, तो काफ़ी सारे इसमें मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाते हैं। 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और टाइम वही है आपका 3 घंटा और 100 नंबर का पेपर। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर था। तीनों पेपर मैंने आपको दिखा दिए यहाँ तक, जो हिंदी, जीके और इंग्लिश के पेपर आपके किस तरह के आएंगे में मुख्य परीक्षा में। तो अभी से आपको तैयारी पे जुट जाना चाहिए और बहुत बढ़िया तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप मुख्य परीक्षा में इजीली आप सेलेक्ट हो पाएँ। और इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, वो ऑप्शनल का मेरे पास जो है वो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर है इस समय, तो बहुत देख लेते हैं कि किस प्रकार यह क्वेश्चन पेपर आता है। पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस, इसका जो आपका मार्किंग स्कीम है तो 200 अंक का है। इसमें क्या है, 200 नंबर का यह पेपर है और 3 घंटे इसमें समय मिलेगा आपको, 3 घंटे मिलेगा। और एक और आपका ये ऑप्शनल वाला पेपर है,
एक आपका ऑप्शनल 2 होगा, तो उसमें भी आपको 200 मार्क्स और 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि 2 ऑप्शनल हैं और 3 आपके मैंडेटरी क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक जीके का सेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस में पररोही के पारिस्थितिक अनुकूलन का विवरण दीजिए। कई बार आपके हिंदी में अगर समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए, डिस्क्राइब इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ एपीफाइट्स। तब थोड़ा सा इंग्लिश में कई बार समझ में आता है कि यार आखिर कहना क्या चाह रहे हैं लोग, क्योंकि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, कई बार ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं कि समझ में नहीं आते कि भाई क्या है। प्रजाति की संकल्पना को समझाइए, एक्सप्लेन स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अब देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं स्पीसीज के। जो भारत में ऊर्जा संसाधनों का विवरण दीजिए, इस प्रकार से ये एक इन्वायरमेंट का ऑप्शनल है, जिसका ऑप्शनल होगा तो उसके लिए फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और जो अन्य ऑप्शनल पेपर आप भरेंगे तो उसमें फिर अन्य प्रकार से आपके हिसाब से फिर क्वेश्चन आएंगे। तो और कितना क्वेश्चन आंसर देखिए, मार्किंग स्कीम है इसकी 10, 15 और 15 इसकी मार्किंग स्कीम है 40 नंबर का, तो यही है आपका। उसके बाद फिर आपका फिर इसी प्रकार से 15, 15 और 10 की मार्किंग स्कीम, यानी कि 40-40 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। और 3-3 क्वेश्चन मतलब हर उसमें है आपका। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, उसके अंदर फिर 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, उसके अंदर फिर तीसरा क्वेश्चन है, उसमें 20-20 नंबर के क्वेश्चन है। भारत की वन संपदा पर क्या लिखना है, एक डिटेल नोट लिखना है, विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। जीवाश्म ईंधन क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, उनके त्वरित उपयोग के परिणाम पर चर्चा की। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर रैपिड कंजप्शन, तो इसमें आपको लिखना है और काफ़ी ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। वर्ड लिमिट भी ठीक ठाक ही रहेगी इसमें। विश्व खाद्य समस्याओं पर विस्तृत विवरण दीजिए। वन्यजीव संसाधन को परिभाषित कीजिए। वन्यजीव संसाधन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उन्हें होने वाले विभिन्न खतरों पर चर्चा कीजिए। जिन्होंने आप जैसे आपने बैचलर ऑफ साइंस किसी ऐसे सब्जेक्ट से किया है, जैसे एग्रीकल्चर से किया है तो आप, या फिर फॉरेस्ट्री से किया है तो आप इन चीज़ों पे आपकी पकड़ अच्छी होगी, तो आप यह जो पेपर है तो आप इजीली कर भी सकते हैं। उसके बाद सेक्शन है, सेक्शन बी, तो उसमें तापापवर्तन और वायुमंडलीय स्थिरता पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से मतलब इसमें क्वेश्चन आएंगे, 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन का और 10-10 नंबर के, 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। और टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 8 क्वेश्चन है। 8 में अगर हम पर क्वेश्चन में अगर 3 हैं तो 8 या 24 क्वेश्चन आपका यह हो जाता है इसमें। और कहीं कहीं 2 भी हैं तो उस प्रकार से कम भी हो जाएगा। मतलब 20 से 22 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके ऑप्शनल पेपर में भी रहेंगे। और आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा। इसका एक ही वो है, अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। और साथ में आपको, अगर आपने जैसे 22 क्वेश्चन हैं और 22 में से 22 क्वेश्चन ही आपने लिख दिए, 22 में से 22 क्वेश्चन ही आपने लिख दिए और थोड़ा अपने जो क्या बोलते हैं तर्क के साथ में लिखा है कि हाँ अगर आप जानते हैं तो तभी आप ढंग से लिख पाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, उससे फिर पूरा आंसर ही कट जाएगा। आपको लिखना है कि कुछ पॉइंट के साथ में लिखना है, कुछ पॉइंट उसमें रखने हैं, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें, एक तो राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी आज अभी से, मतलब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद अब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। डेली आप एक पेपर लिखना की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब आपके पास 5 दिन का टाइम है, ठीक है, 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आपका पेपर भी होना है और फिजिकल भी होना है मुख्य परीक्षा का। तो मान के चलिए आप एक दिन में अगर आप 2 पेपर किसी दिन होगी और 3-3 घंटे के पेपर हैं, 6 घंटे आपने लगातार लिखना है, तो आप कैसे लिख पाएंगे। फिर क्या होता है कि जब आप 1 घंटा लिखते हैं ना, पहले तो लिखने में मज़ा आता है कि चलो लिख देंगे, लेकिन जैसे ही आपका 2 घंटा दूसरे घंटे में आप लिखते लिखते पहुँचेंगे तो आपका हाथ थकने लग जाएगा और बुरी तरह से दर्द भी करने लग जाएगा। उसके बाद चलो पहले दिन आपने किसी प्रकार लिख भी दिया, उसके बाद जब दूसरे दिन आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे पेपर लिखने के लिए, तो वैसे ही हाथ फिर दर्द कर रहे होते हैं, तो उतना नहीं लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो क्वालिटी आंसर और दूसरे उसके साथ में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें 22 क्वेश्चन हैं तो 22 में से 22 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आने, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आएगा। और दूसरा क्या चीज़ होती है इसमें, आपको मेंस में अगर आपका बढ़िया मार्क्स है ना, तो आपको इंटरव्यू से फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो फाइनल कैलकुलेशन होगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। और 700 में से मान के चलिए ज़्यादा इसका कट ऑफ जाती नहीं है उतनी ज़्यादा, 50%, 60%, 70% पे ही रहती है। तो अगर आपके मान के चलिए मेंस में आपके 500 मार्क्स के आसपास अगर आप खींच लेते हैं ना, तो आपको इंटरव्यू में अगर 85 का इंटरव्यू है या ऐसी कुछ है, 75-85 का इंटरव्यू है, उसमें से आपके अगर 30-40 नंबर भी आते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप मेंस में, अगर मेंस में आप 300 पे अटक गए और आप
क्या कहें, 85 में से आप अगर 80 नंबर भी ले आए ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो सकता उतने नंबर में। इसलिए आपको मेंस पे पकड़ बनानी है। मेंस में आपने बेहतर लिख दिया तो आप फिर इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकते हैं। मेंस की आप आज से प्रैक्टिस जारी कर दीजिए, अभी से ही मतलब प्रैक्टिस आप जारी कर दीजिए, और कोशिश करिए कि लगभग हर दिन कम से कम आप 2 से 3 घंटे आप पेपर पे लिखने का ट्राई कीजिए। लिखना क्या है, तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप उठा के देखिए और उनमें लिखने की कोशिश कीजिए। जो आप लोअर पीसीएस का भी पेपर आप उठा के देख सकते हैं, अपर पीसीएस का पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं और उनको लिखने की कोशिश कीजिए। जो आंसर है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया होगी, और हैंड राइटिंग बढ़िया होगी तो ऑब्वियसली जो भी अगर क्वेश्चन, जैसे कोई टीचर है वो अगर क्वेश्चन चेक कर रहा है, आंसर शीट चेक कर रहा है आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी तो राइटिंग का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। एक तो आपकी राइटिंग उसमें अच्छी होगी डेली लिखने से, दूसरा आपकी समझ विकसित होगी, तीसरा आपको लिखने की जो हैबिट होगी तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर किस प्रकार से मैंने क्या क्या लिखना है, और दिमाग में भी जल्दी जल्दी बातें आने फिर शुरू हो जाएंगी जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 घंटा डेली मेंस के लिए, ठीक है। और साथ में आपको पढ़ाई एकदम अपनी जारी रखनी है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। हिंदी इंग्लिश की आप अगर इंग्लिश की में जो कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है और वो इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हो, तो इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि नंबर खींचने के मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे तो आपको उसमें नंबर अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो यहाँ पे हिंदी में आपका, लेकिन हिंदी थोड़ा टफ हो जाता है। अगर हम हिंदी साहित्य की तरफ घुस जाएँ तो वो थोड़ा सा टफ भी है, ऐसा नहीं कह सकते बहुत सरल है हिंदी, हिंदी काफ़ी टफ हो जाती है। लिटरेचर में हिंदी साहित्य की तरफ इंग्लिश में आप थोड़ा बहुत कर भी लेंगे, लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे ऐसे बातें आ जाती हैं कि और उसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में नहीं रहता हिंदी के पेपर में, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे आखिर कहना क्या यह चाह रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश की आप बढ़िया तैयारी कीजिए, नंबर खींचने के बहुत बढ़िया माध्यम है हिंदी इंग्लिश पे। आप बढ़िया पकड़ अगर आप बन गए तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। और साथ में ऑप्शनल तो आपका है ही है। जीके जो सेक्शन है, जीके में आपको एक निबंध लिखना है, उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड एक निबंध आएगा, आपको उस पर पकड़ बनानी है, वो आपको लिखना है। जीके का मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आपका पंचायती राज से शायद कुछ पूछ ले तो आपको पंचायत राज पे भी अच्छी पकड़ बनानी है। इतिहास का देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा, लेकिन आपको थोड़ा क्या है कि आपको सोचना समझना पड़ेगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन देश का आर्थिक विकास का संघर्ष भी था। एक किताब आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके एक किताब आती है, ठीक है। किस विषय में थी वो किताब, तो इकोनॉमी से संबंधित थी, है ना। किसकी किताब थी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इस प्रकार आपको उन चीज़ों के तथ्य पता होने चाहिए और आप फिर क्वेश्चन हल करना इजीली हो जाएगा आपको। डिजिटल इंडिया क्या कार्यक्रम है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आपको पता ही है, आजकल भाई डिजिटल सब चल रहा है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार इस बार क्या पता कुछ और योजना के बारे में पूछ लिया जाए और वो योजना संबंधित ही हो, मतलब जो डेली अखबारों में चल रही है या फिर करंट अफेयर्स में उसका काफ़ी बड़ा योगदान हो, तो उस योजना से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। योजना आयोग 2015 का पेपर है, तो योजना आयोग उस समय समाप्त किया गया था और नीति आयोग बनाया गया था, तो इसलिए वो क्वेश्चन वहाँ से उठा है, जो करंट अफेयर से संबंधित उठा है क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन भी उस समय शायद मुझे लग रहा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी हाँ उसी टाइम का था, तो फिर क्वेश्चन वहाँ से उठा है। तो 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से हो गए। इस बार जो करंट अफेयर्स है तो हो सकता है क्या पता कोरोना महामारी से एक आध क्वेश्चन टपक पड़े और वो आपको फिर आप थोड़ा सा कोरोना पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, मतलब उन सब्जेक्ट पे जो करंट अफेयर्स है उस पर थोड़ा सा आपकी पकड़ होनी चाहिए, तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। और अच्छे क्वेश्चन है, देखिए आप 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन, नंबर खींचना अगर आप लिख सकते हैं तो, और 250 शब्द की शब्द सीमा है। उसके बाद जो ये वाला निम्न में भेद कीजिए, तो ये थोड़ा टफ मेरे हिसाब से, तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं पर जैसे आप मंदड़िया और तेजड़िया जिन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ के मैं खुद जब मैंने पहली बार देखा मंदड़िया तेजड़िया क्या होता है तो मुझे खुद समझ में नहीं आता, लेकिन जब बियर और बुल पढ़ा तो फिर स्टॉक मार्केट से मुझे समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में बियर और बुल का संबंध होता है। तो फिर थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। जो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु प्रसार संधि हिंदी में नहीं आता तो आप इंग्लिश में एक बार इसमें जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। अक्षांश और देशांश हर कोई लिख सकता है। स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा सा आपको बस कॉमन सेंस लगाना कि क्या हो सकता है, ये थोड़ा सोचने का टाइम होना चाहिए। और सोचने का टाइम वहाँ पे वैसे 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे समय मिलता है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं,
कठोर जल एवं मृदु जल। कठोर जल क्यों होता होगा, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत। कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भाई ज़्यादा होता है, इसलिए वो हार्ड जल होता है। और जो सॉफ्ट जल होता है उसमें यह प्रकार नहीं पाया जाता है। मतलब कठोर जल को फिर सॉफ्टनर के जरिए या फिर किसी मशीनों के जरिए फिर सॉफ्ट बनाया जाता है, सिंपल सा बात है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उन जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत चीज़ों का समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मतलब किसी भी पेपर को हल करने के लिए जो इस लेवल के क्वेश्चन पेपर हैं उनके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आप परफेक्ट होने चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। जैसे आपके सामने आया कि बादल क्यों बनते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया तो बादल क्यों बनते हैं, मतलब फिर आपको समझ पड़ेगा कि संघनन क्या होता है, जो एयर प्रेशर है कहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ से फिर आरोहण हो रहा है, कहाँ अवरोहण हो रहा है, ये आपको ज्योग्राफी की चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बादल कितने प्रकार के होते हैं पूछ लिया, और उनसे किस प्रकार से जो क्या बोलते हैं कपासी, आपको पूछे कि कपासी बादल क्या वर्षा कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर कपासी बादल वर्षा कराते हैं या नहीं कराते। जो कपासी वर्षी मेघ होते हैं, एक आपने सुना होगा अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ी है बादलों के बारे में, तो कपासी वर्षी मेघ से संबंधित कुछ पूछा गया है तो आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार हुआ, और उसके लिए आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए चीज़ों को, कि भाई ये किस प्रकार के बादल हैं, क्या होगा, न्यूमुलो क्यूम्बस ऐसा करके आता, क्यूमुलो निम्बस आई थिंक ऐसी कुछ है इंग्लिश में, तो उस प्रकार के बादल क्या होता है। कॉलेजियम विधि मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको जाना है और कहाँ से आपको पॉलिटी के सबसे बेहतरीन आपको नोट्स वहाँ पे मिलेंगे, और आपको कॉन्सेप्ट भी काफ़ी जल्दी समझ में आएगा। आपको बस समझना है कि भाई भारत में पॉलिटी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है इस बार, और इस बार मुझे लगता है किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आर्टिकल 104 नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 104, जिसमें इलेक्शन से संबंधित कुछ क्या हुए थे, आपके अमेंडमेंट हुए थे, तो बहुत शायद क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से तो आना ही है, तो एक आध क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता ही है, तो वो आपको समझना है। बाकी ये क्वेश्चन आप उत्तराखंड से हैं तो कर सकते हैं, जीके में कर सकते हैं। उत्तराखंड से लोहाघाट आपको पता है क्यों प्रसिद्ध है, लोहाघाट क्यों प्रसिद्ध है। आपने अगर परीक्षावाणी पढ़ी है तो परीक्षावाणी से ही सोचते समझ में आए कि लोहाघाट क्यों प्रसिद्ध है। उसके जो लास्ट के पार्ट है उसमें सब दिया गया है कि कहाँ पर कौन कौन से लोग किस लिए वह जाना जाता है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपने पता होगा कि क्यों प्रसिद्ध है नंदा देवी नेशनल पार्क, हाँ। हर की धून कब बना और क्या बना ये भी आपको पता होगा। हर की धून क्या है, रानीखेत क्या है, फिर टपकेश्वर महादेव क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद जो टिप्पणियों की बात आती है तो थोड़ा बहुत PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है C-30, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। भारत का विधि आयोग लॉ कमीशन क्या था, थोड़ा सा पॉलिटी से संबंधित जानकारी आंसर। अब एक आध क्वेश्चन तो ऐसा है कि हर किसी को भाई नहीं भी आएगा, अब ऐसा नहीं है कि हम हर क्वेश्चन हम, अब इसमें नाम देखिए, आपने किसका नाम सुना है, गुलेदुन तुर्कतान, अरविंद पनगड़िया, सुंदर पिचाई तो आपने सुना है वो गूगल के CEO हैं, ठीक है। पंकज निहलानी कौन है, तो पंकज निहलानी एक फिल्म डायरेक्टर हैं और शायद कुछ समय पहले ये जो फिल्म बोर्ड है उसके चेयरमैन भी थे। उसके बाद अरविंद पनगड़िया क्या है, तो एक इकोनॉमिस्ट हैं और ये क्या थे, तो नीति आयोग को अगर उसी समय का नीति आयोग की जैसे 2015 का है तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन या वाइस चांसलर शायद उस समय ये थे वहाँ पे भारत में, अरविंद पनगड़िया। और पंकज निहलानी क्या थे आपके, तो क्या थे आपके एक बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं, और इन्होंने शायद ये जो भारत का जो बोर्ड है फिल्म बोर्ड ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड आई थी, तो उसके ये डायरेक्टर उस समय थे, 2015 के आसपास की यह बात है। अरविंद पनगड़िया भी 2015 से और 2017 का इनका कार्यकाल था, अरविंद पनगड़िया का कार्यकाल। सुंदर पिचाई गूगल के CEO गुलेदुन तुर्कतान एक मिनिस्टर हैं किसी देश के, ये मुझे कंफर्म है कि एक मिनिस्टर हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। और पंकज अडवाणी तो बिलियर्ड के आपके काफ़ी बार इन्होंने बिलियर्ड की जो चैंपियनशिप है वो जीते 23-24 बार आई थिंक जीती है। और ये देखिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन ढांचे, तो ये 10 नंबर आपके ईजी हैं। 10 में से 10 तो नहीं मिलेंगे, आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 मार्क्स हाईएस्ट रहेगा मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में, या फिर 8 भी हो सकता है। अगर हम UPSC के तर्ज पे देखें तो 10 में से जरूरी 10 में से 5 से 6 से 7 मार्क्स के बीच में ही मिलता है। और इस प्रकार से फिर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको बस क्या करना है, लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, आपको एक लिखने की प्रैक्टिस यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस डेली 2 से 3 घंटे, ठीक है। और उसके बाद आपको हिंदी में थोड़ा अच्छी पकड़ बनानी है, इंग्लिश में
थोड़ा अच्छी पकड़ बनानी है, ऐसे ऐसे कैसे लिखना है, तो वो आपको ऐसे मतलब निबंध जो होता है वो कैसे आपको लिखना है। और उसके बाद जीके से, जीके में क्या है, जो कुछ नई योजना है, एक योजना करके एक मैगजीन भी आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो योजना कुरुक्षेत्र, आपने मैगजीन का नाम सुना होगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं और उसमें काफ़ी सारे भारत की योजनाएं रहती हैं। साथ में आप नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं भारत की। उससे और बाकी करंट अफेयर्स आपको जीके के लिए देखना है कि करंट अफेयर्स में आजकल क्या क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ पर। थोड़ा सा आपको बस क्या है कि कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद आप पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके सारे पेपर, कब के, 2015 के यूके पीएससी एफआरओ के पेपर थे। ठीक है, इसमें आपको इस प्रकार से आपका पेपर होगा, 3+2 का पेपर होगा, यानी कि 5 पेपर आपके होंगे, 2 ऑप्शनल और 3 अदर पेपर, और टोटल 700 मार्क्स का यह पेपर होगा, जिसमें से आपको जितने भी मार्क्स आप ला सकें, जितने बढ़िया मार्क्स आप ला सकते हैं आप ला सकते हैं। 3-3 घंटे का हर पेपर होगा। और कब से होना है, तो आपके 23 जुलाई से 27 जुलाई में आपका रिटर्न भी होना और साथ में फिजिकल एग्ज़ाम भी होना है। तो आपके पास 4-5 दिन का वो एग्ज़ाम का टाइम रहेगा। अभी आप यानी कि अभी चल रहा है आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी से यानी कि मार्च आपके पास है, अप्रैल आपके पास है, जून आपके पास, मार्च अप्रैल मई और जून आपके पास 4 महीने आपके पास में है। 23 यानी कि फरवरी भी अभी 23 नहीं हुआ, तो आपके पास 5 महीने के आसपास आपके पास अभी है। 5 महीने में आपने इन सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है। ऑप्शनल आपका अपना विषय है, तो उस पर आपकी पकड़ होगी भी, और थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे तो वो आप जल्दी सीख भी जाएंगे या जल्दी जान जाएंगे चीज़ों को। तो आपको इन पर पकड़ 5 महीने में आपको बस इन 5 पेपर पे पकड़ बनानी है, और आपने इन पे पकड़ बना ली तो आप सीधे आपका सिलेक्शन होगा और आप वन क्षेत्राधिकारी जरूर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो यूकेपीएससी एफआरओ के रिटर्न एग्जाम होगा किस प्रकार का हो वो बताया। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फिर धन्यवाद।